नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में संविधान संशोधन की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो, ये वीडियो जो है कंप्लीट देखने के बाद आपको संविधान संशोधन के लिए दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। इसमें हम सब कुछ डिटेल के साथ जानेंगे, ठीक है। और ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि संविधान संशोधन क्या होता है। देखो, संविधान संशोधन का मतलब होता है संविधान में कोई बदलाव, सुधार या नया कानून जोड़ना। कहने का मतलब, जब हमें संविधान में कोई बदलाव करना होता है या सुधार करना होता है या फिर उसमें हमें कुछ जोड़ना होता है, तो हम क्या करते हैं, संविधान संशोधन होता है, ठीक है। संविधान संशोधन के माध्यम से ये सारे परिवर्तन किए जाते हैं। इस चीज को याद रखना। देखो, हमारा संविधान जो है वो एक जीवित दस्तावेज है जिसे समय और जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। अब एक चीज क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो संविधान संशोधन है, संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है, ठीक है, उसमें जो बदलाव करने का अधिकार है वो किसके पास है? तो वो किसके पास है? भारत के पास, यानी भारत की संसद के पास है। भारत में किसके पास? संसद के पास है। इस चीज को याद रखना। और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 368 है। ये भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आर्टिकल भी पूछता है। अब आपको ये समझ में आ गया कि संविधान संशोधन क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब जानते हैं संशोधन के प्रकार, यानी जो संविधान संशोधन किया जाता है उस संशोधन के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं, ठीक है। संशोधन करने के 3 तरीके हैं। पहला सरल बहुमत से होता है, ठीक है। पहला क्या है? सरल बहुमत से होता है। जैसे राज्यों के नाम बदलना हो तो हम क्या करेंगे? सरल बहुमत से हो करेंगे। दूसरा विशेष बहुमत से होता है, जहां पे संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास करना होता है। तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस राज्य की सहमति से, यानी कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें राज्य की भी सहमति हमें लेनी होती है। तो वो कौन कौन से मामले हैं जिसमें विशेष बहुमत प्लस राज्य की सहमति से चाहिए? तो राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित और न्यायपालिका की संरचना से संबंधित ऐसे मामलों में हमें विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य की सहमति भी जरूरी है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना। देखो, अब बात करते हैं हम संविधान संशोधन क्यों जरूरी है, ठीक है, यानी क्यों जरूरी है संविधान संशोधन। तो देखो, देश की जरूरतें समय के साथ बदलती हैं, इसलिए संविधान में बदलाव भी जरूरी होता है ताकि देश आधुनिक, न्यायपूर्ण और समावेशी बना रहे। यानी कि हमें जैसे जैसे आधुनिक समय में जो परिवर्तन करने होते हैं, ठीक है, तो उसे हम परिवर्तन करते हैं तो उसे हम संविधान संशोधन कहते हैं, ठीक है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, संविधान में किए गए बदलाव को हम संविधान संशोधन कहते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि बदलाव लोकतांत्रिक तरीके से हो और संविधान की मूल आत्मा से समझौता न हो। इसका मतलब ये है कि संविधान की जो मूल आत्मा है उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लोकतांत्रिक तरीके से ही बदलाव किया जाएगा। संविधान में क्या है? लोकतांत्रिक तरीके से ही बदलाव किया जाएगा। इस चीज को याद रखना। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए, तो आप याद रखना कि 106 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। जो पहला हुआ था वो 1951 में हुआ था, ठीक है। अब ये चीजें आप अच्छे से समझ गए हैं। तो अब इसकी बेसिक जानकारी जो है वो आपको मिल गई है, ठीक है। इसकी बेसिक जानकारी मिल गई कि संविधान संशोधन क्या होता है और क्यों जरूरी है, अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, ये चीजें आप जान गए। अब हम इन 106 संविधान संशोधन हुए हैं, अब इनको हम डिटेल से एक एक करके सभी संविधान संशोधन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, एमसीक्यू के रूप में, ठीक है। एमसीक्यू के फॉर्मेट में ये अच्छे से पढ़ेंगे और उसका फिर एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, जहां से इस प्रकार से चीजें जो हैं अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। यहां से क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सा संशोधन 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ने के लिए जिम्मेदार था। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रथम संशोधन। बात करेंगे, इसको अच्छे से जानेंगे। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ने सरकार को भूमि सुधार कानूनों को
न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई थी, तो आप ये पूरी लाइन लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, 9th शेड्यूल, इसका मुख्य उद्देश्य था जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। ठीक है, यानी जमींदारी प्रथा जो थी उसको समाप्त करके जो भूमि थी उसका वितरण करना था इसका उद्देश्य। इसके साथ साथ आर्टिकल ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी सीमाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन सेकंड अमेंडमेंट से संबंधित है। दूसरा संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? जो दूसरा संविधान संशोधन था वो लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित था। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखो, द्वितीय संविधान संशोधन अधिनियम 1952 ने लोकसभा में राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करने के तरीके में परिवर्तन किया। मूल संविधान में यह जनसंख्या के आधार पर नहीं था, बल्कि समान प्रतिनिधित्व पर आधारित था। संशोधन के बाद यह सुनिश्चित किया गया कि राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। यह संसद की लोकतांत्रिक प्रकृति को और मजबूत करता है। ये दूसरा जो अमेंडमेंट हुआ था इस चीज से संबंधित है, इस चीज को याद रखना। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो तीसरा संविधान संशोधन हुआ है वो किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए वो 7वीं अनुसूची से संबंधित है। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, वो 7वीं अनुसूची से संबंधित है। देखो, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ठीक है, तो देखो, इसमें तृतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1954 ने 7वीं अनुसूची में बदलाव किए। वो कौन से बदलाव? जिसमें यूनियन, स्टेट ये शामिल थे। ठीक है, इसका उद्देश्य था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण में सुधार करना। कुछ नए विषय में जोड़े गए, इसमें क्या, इसके माध्यम से कुछ नए विषय भी जोड़े गए थे ताकि राज्य और केंद्र दोनों उन पर कानून बना सके। यह भारत के सहकारी संघवाद की दिशा में एक कदम था। इस चीज को समझना। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो, चौथे संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या प्रमुख बदलाव किया गया? तो जो प्रमुख बदलाव किया गया था वो संपत्ति के अधिकार पर सीमा लगाया गया था। ठीक है, क्या बदलाव किया गया था? संपत्ति के अधिकार पर सीमा लगाया गया था। ठीक है, तो इसको ऐसे समझेंगे अच्छे से कि चतुर्थ संशोधन अधिनियम ने आर्टिकल 31 जो है संपत्ति के अधिकार पर बड़ा बदलाव किया। सरकार को समाजवादी उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण में आसानी हो, इसके लिए मुआवजे की परिभाषा में बदलाव किया गया। यह स्पष्ट किया गया कि न्यायपालिका सरकार द्वारा तय मुआवजे की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। साथ ही 9वीं अनुसूची में और अधिक कानून जोड़े गए थे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलिए बात करते हैं पांचवा संशोधन। जो पांचवा संशोधन हुआ था वह किस विषय से संबंधित था? तो जो पांचवा हुआ था वो अनुसूचित क्षेत्रों में राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित था। इस चीज को याद रखना। आपका ऑप्शन पहला सही है। देखो, पंचम संविधान संशोधन अधिनियम 1955 ने आर्टिकल 3 और 4 के तहत राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और राज्यों के पुनर्गठन से पहले राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों पर विचार करने की आवश्यकता जताई। अब यदि राज्य की सीमा बदली जानी हो तो राष्ट्रपति को वहां के राज्यपाल और विधानसभाओं से राय लेना अनिवार्य बना दिया गया। यह संघीय ढांचे की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण संशोधन था। इस चीज को याद रखना। अब बात करते हैं छठा संविधान संशोधन जो हुआ है। देखो, छठा संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो छठा संविधान संशोधन था वो करों पर केंद्र और राज्य की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, आप यहीं पे ये चीजें ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो करों पर केंद्र और राज्य की शक्तियों से संबंधित है। अब इसके बारे में जानते हैं अच्छे से। देखो, छठा संविधान संशोधन जो है इसने संविधान के आर्टिकल 369 और 386 में बदलाव किया। ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है और ये अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। तो इसने 269 और 286 में बदलाव किया जिससे सेल्स टैक्स यानी कि विक्रय कर से संबंधित अस्पष्टता को दूर किया गया।
यह स्पष्ट किया गया कि राज्यों को केवल उन्हीं वस्तुओं पर टैक्स लगाने का अधिकार है जो उस राज्य में बेची जा रही हैं। अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान किया गया। इससे व्यापारिक गतिविधियों में संघीय स्पष्टता आई। देखो सातवां जो है सातवां संशोधन अधिनियम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो राज्यों का पुनर्गठन था, यानी कि ये जो संशोधन है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। देखो सातवां संशोधन अधिनियम 1956 अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण, तो आपके लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको अच्छे से कवर करना, ठीक है, क्योंकि इसी के माध्यम से राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, ठीक है। तो आप याद रखना ये किससे संबंधित है? ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। अगला इसमें पॉइंट देखते हैं। यह संशोधन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ए और बी श्रेणी के राज्यों की समाप्ति और एक रूप राज्य प्रणाली की शुरुआत हुई इसी अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में परिवर्तन किया गया और हाई कोर्ट्स के, ठीक है, हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में भी संशोधन हुआ। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। अब बात करते हैं आठवां संशोधन की। आठवां संशोधन किससे संबंधित था? तो जो आठवां संशोधन है वो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की समय सीमा से संबंधित था, इस चीज को याद रखना। किससे संबंधित था? ऑप्शन सी, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की समय सीमा से संबंधित था। देखो आठवां संविधान संशोधन जो है इसने अनुसूचित जातियों, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों यानी एससी एसटी को मिलने वाले संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया, ठीक है, 10 वर्षों के लिए बढ़ाया 1960 से 1970 तक, इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये 1960 का था अमेंडमेंट, तो ये 1960 से क्या किया इन्होंने, इस अमेंडमेंट द्वारा 1970 किया गया। मूल संविधान में यह सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था, ठीक है, इससे पहले जो था ये सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था। यह प्रावधान आर्टिकल 334 के अंतर्गत आता है, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है, इस चीज को याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 334, यह आरक्षण आज तक हर 10 साल में नवीनीकरण के जरिए जारी है। चलिए अब देखते हैं नौवां संविधान संशोधन। नौवां संविधान संशोधन जो है वो 1960 किस ऐतिहासिक समझौते से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत पाकिस्तान सीमा समझौता से संबंधित है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो नौवां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 सीधे जुड़ा है भारत पाकिस्तान के बीच नेहरू नून समझौता से, ठीक, तो इस चीज को याद रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अनुसार कुछ सीमावर्ती क्षेत्र को भारत से हटाकर पाकिस्तान को सौंपने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। इस संशोधन ने पहली बार किसी सीमा परिवर्तन को लागू करने के लिए संविधान संशोधन का मार्ग प्रशस्त किया। इससे जुड़ा केस था वेरूबारी केस, इस चीज को याद रखना, ठीक है। एक वीडियो हम लेके आएंगे जहां पर ऐसे सभी केस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, ये सभी केस जो हैं डिटेल से जानेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं 10वां संशोधन की। देखो जो 10वां संशोधन है वो किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? दादरा और नगर हवेली का भारत में विलय, ठीक है, इससे संबंधित है। देखिए थोड़ा इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत दादरा और नगर हवेली जो कि पुर्तगाल के अधीन था उसको औपचारिक रूप से भारत में शामिल किया गया था, ठीक है, 10वां जो संविधान संशोधन है इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसे संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया, ठीक है, यानी कि यूनियन टेरिटरी इसे घोषित किया गया।
यह भारत की भौगोलिक अखंडता और उपनिवेशवाद से मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह आर्टिकल 1 और अनुसूची 1 में संशोधन के माध्यम से किया गया। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं 11वां संविधान संशोधन। 11वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? जो 11वां संविधान संशोधन है वो राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया से संबंधित था। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, देखो 11वां संविधान संशोधन 1961 ने राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को स्पष्ट और व्यवहारिक बनाया। इस संशोधन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के चुनाव को कोई न्यायालय चुनौती नहीं दे सकता सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई अन्य न्यायालय राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया जो है इसको चुनौती नहीं दे सकता। उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया को भी अधिक सुस्पष्ट बनाया गया। यह संशोधन इसलिए जरूरी था क्योंकि कुछ विसंगतियां सामने आई थी चुनाव प्रक्रिया में। ठीक है, यानी कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ विसंगतियां सामने आई थी, इसलिए ये अमेंडमेंट किया गया। तो आपको 11वां अमेंडमेंट भी याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं 12वां संविधान संशोधन की। 12वां संविधान संशोधन किस क्षेत्र के भारत में विलय से संबंधित है? तो देखो 12वां जो है ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गोवा, दमन और दीव जो है ये जो है भारत में विलय से संबंधित है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। आप इसको समझते हैं। ठीक है, 1961 में भारत ने पुर्तगाल से गोवा, दमन और दीव को सैन्य कार्यवाही द्वारा मुक्त कराया। 12वें संशोधन के माध्यम से इन्हें संविधान के आर्टिकल 1 और पहली अनुसूची में जोड़कर भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। इसके बाद इन्हें संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया। यह भारत के उपनिवेशवाद से पूर्ण मुक्त का प्रतीक माना जाता है। इस चीज को याद रखना। 13वां जो संविधान संशोधन है, ठीक है, देखो 13वां संविधान संशोधन किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान लेकर आता था? तो किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान लेके आता था? तो आपको पता होना चाहिए, नागालैंड के लिए। ठीक है, किसके लिए? नागालैंड के लिए। इस चीज को याद रखना अच्छे से। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा। 13वां संशोधन 1962 के तहत नागालैंड को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। साथ ही एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 37 का ए, जिसमें कहा गया कि नागालैंड के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज, भूमि और संसाधनों पर केंद्र सरकार का कोई कानून राज्य विधानसभा की सहमति के बिना लागू नहीं होगा। यह एक प्रकार से संवैधानिक स्वायत्तता थी। इस चीज को याद रखना। ठीक है, यानी कि स्पेशल ऑटोनोमी थी। इस चीज को याद रखना। अब चौथा जो संविधान संशोधन है, देखो ये मुख्यतः किससे जुड़ा था? जो 14वां संविधान संशोधन है, ठीक है, ये किससे जुड़ा था? तो पुडुचेरी और अन्य क्षेत्रों का भारत में समावेश, इसी से ये जुड़ा हुआ संविधान संशोधन है। आप इसको थोड़ा जानते हैं। देखो 14वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत पुडुचेरी, करैकल, माहे और यमन को भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है, इस चीज को याद रखना। यमन को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इन्हें मिलाकर एक नया संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी बनाया गया। साथ ही संघ शासित प्रदेशों के लिए संसद को उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया। यह भारत की भौगोलिक और विधिक एकता को सुदृढ़ करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 15वां संशोधन जो हुआ है वो किससे संबंधित था? तो जो 15वां संविधान संशोधन है वो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु से संबंधित है। आपका ऑप्शन पहला सही है। 15वां संविधान संशोधन 1963 में न्यायपालिका से संबंधित कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से, ठीक है, 62 वर्ष किया गया। इस चीज को याद रखना। उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि वह उच्च न्यायालयों के मामलों में अपील की अनुमति दें। ठीक है, अपील की अनुमति जो है दे सकते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना, यानी सर्टिफिकेट ऑफ अपील। सेवा शर्तों में समानता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को और मजबूती मिली। यह न्यायिक प्रणाली में अनुभव और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से कवर हो गए हैं। ठीक है,
तो इसमें हमने 15 संशोधन के बारे में जानकारी ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 15 से आगे की क्वेश्चन की जानकारी लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा तो मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए अच्छा है, ठीक है। बाकी इसमें काम करने का मतलब ये है कि जैसे मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। बाकी इसमें जितना भी कंटेंट है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।